छोटा छोटा टर्म आपका माइंड में आपका टिप्स पे होना चाहिए। अगर ये टिप्स पे नहीं हुआ बच्चों तो जेई का सपना भूल जाओ, समझ गए? आ जाओगे। इसलिए अच्छा सा हम प्लेलिस्ट बना दिए, आप लोग अच्छे से टॉपिक कवर करते रहो। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो है आपका सीरीज चल रहा है फंडामेंटल मैथमेटिक्स के लिए, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे मिस नहीं करोगे। बस मैं बोल रहा हूं, आप इसे मिस नहीं करोगे, क्योंकि फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स में, आप अगर नीट के भी स्टूडेंट हो तो ये मेरा सीरीज जो है आप जरूर फंडामेंटल का ज्वाइन करो। ठीक है, तो क्योंकि फिजिक्स में आप जो हो हेल्प होगा, बहुत सारा छोटा छोटा टर्म, मैथमेटिकल टर्म है, सिंबल्स है, उसका क्या मीनिंग है ना, मैथमेटिक्स के फील्ड में उन सारे चीजों को मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। और जो बच्चे जेई के लिए स्पेशल माइंड सेट कर चुके हैं तो उनके लिए तो ऑब्वियस है, आपको तो भागना ही नहीं पड़ेगा। आप अगर भाग रहे हो तो आप जेई दिमाग से निकाल दो। ठीक है, तो चीजें क्या है, हमें बेसिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, मैं पिछले लेक्चर में बताया था, इसमें भी मैं बता रहा हूँ। बेसिक मुझे क्वेश्चंस का फ्रेमिंग को ऑब्जर्वेशंस के लिए मुझे बेसिक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग होता है ना, आप देखोगे कि ये कुछ और नोटेशन यूज किया है, ये कहीं कुछ और नोटेशन दिया है, तो आप नोटेशंस के बारे में ही नहीं समझ पाओगे तो आप कैसे क्वेश्चंस को जज कर पाओगे कि ये किस टॉपिक से है। ठीक है, दूसरी बात है, आपको जो है क्वेश्चंस में जब भी पूछा जाता है तो हमेशा दो तीन टर्म या दो तीन टॉपिक को इंक्लूड करता है। तो छोटा छोटा टर्म या छोटा छोटा टॉपिक जो होता है, जो इनडायरेक्ट रूप से मुझे क्वेश्चंस में डिस्टर्ब करता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तब आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे, तभी आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में जो है, ये आपका थर्ड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर तक मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था फैक्टोरियल्स के बारे में या फैक्टराइजेशंस के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे वो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ देना है मुझे, क्यों मुझे जरूरी है। अब मुझे जानना ये है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशंस मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलें आते हैं, जानते हैं कि मुझे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहली बात, आप जब क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी स्टडी करोगे, ठीक है, समझ रहे हो आप प्रोबेबिलिटी, तो आपको जो है वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बिना आप प्रोबेबिलिटी नहीं बना सकते 11th और 12th का। ठीक है, तो आपको जो है सेट थ्योरी और आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अब ये सेट थ्योरी के बाद हम लोग जो है बात कर रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का, तो ये तो हमारा अलजेब्रा का पार्ट है क्लास 11th का, ये आपका हर जगह आता है। ठीक है, टर्म आप जो है किसी भी तरह का अगर एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करो, तो वहां पर भी आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, अगर आप आईआईटी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो तब भी। ठीक है, अगर आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम दे रहे हो तब भी। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा के लिए सोच रहे हो कि हम चले भाई 10th या 12th पे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दें, तो उसमें भी है। अगर आप बीटेक जा रहे हो करने तो वहां पर भी आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होगा। मतलब ये टिप्स पे होना चाहिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है एक हमें इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, एक वो टर्म है, और वो टर्म क्या है उसे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो फैक्टोरियल्स के बारे में था, और मैंने इसे प्रूफ भी किया है ना, इसको मैंने फिर से अरेंज कर दिया है। ठीक है, मैंने इसे प्रूफ कर दिया था पिछले लेक्चर्स में। जैसा ये है तो ये एग्जांपल्स हम लोग थोड़ी सी समझना है। जैसे मैंने फैक्टोरियल्स के बारे में बताया था पिछले क्लास, तो फैक्टोरियल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 3 फैक्टोरियल्स लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर करोगे, 3 2 जा 6 1 जा 6। ओके, अगर आप 7 का फैक्टोरियल ले रहे हो तो आप क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और बता दोगे। तो बोलोगे सर अगर क्वेश्चंस में क्या इतना बड़ा है, जैसे ये 320 है,
तो 320 का क्या, मैं फैक्टोरियल्स को ब्रेक करके आप मल्टीप्लाई करोगे एंड अगेन फिर इतना के करोगे फिर डिवाइड करोगे क्या, तो ऐसा नहीं होता है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो हम लोग आगे आते हैं। तो फैक्टोरियल्स का मतलब आप लोगों को जानकारी है, मैं मान करके चल रहा हूं। अगर आप इस लेक्चर्स पे डायरेक्ट आए हो तो मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स को आप जा करके स्टडी करो, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा से हर एक स्टेप, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है, ठीक है। और मुझे आगे बहुत ज्यादा बताना है, इसलिए आपको भी ना दिक्कत हो और मुझे भी दिक्कत ना हो। चलो, तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। जैसे थर्ड नंबर है, तो इस थर्ड नंबर को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है भाई साहब, जैसे 320 का फैक्टोरियल, 320 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 321, 321 का ये फैक्टोरियल है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर दिखाई दे आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके इस फॉर्मेट में यहां तक पहुंचने की कोशिश करना। अर्थात ये 320 फैक्टोरियल्स को मैंने एज इट इज छोड़ दिया और इसे जो है 321 को मैंने बाहर कर लिया, तो एक घट जाता है, यानी 320 और ये हमारा फैक्टोरियल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इससे क्या करोगे, कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 321, ठीक है। उसी तरीके से जो है आप इसे भी सोल्व कर लोगे। जैसा हमारा सेकंड में है 32 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 30 का फैक्टोरियल, तो इसे आप कैसे करोगे, 32 इंटू 31 इंटू 30 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस चीज को आप ऑब्जर्व करना, क्या हो जाएगा आपका 30 का फैक्टोरियल और ये डिवाइड बाई हो जाएगा 30 का फैक्टोरियल। तो ये 30 का फैक्टोरियल और 30 का फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और मेरा जो आएगा 32 इंटू 31, आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट नंबर का, वो है 7 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल। तो आप इसे कैसे करोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने के बजाय हम डायरेक्ट ही फैक्टोरियल डाल देते हैं, क्योंकि मुझे नीचे फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो है हम इसे कैंसिल कंसीडर कर लेंगे और हमारा जो आंसर आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन करके आप कर दोगे, ठीक है। और मैंने 0 फैक्टोरियल्स पे हमारा वैल्यू 1 होता है, इसको मैंने प्रूव कर दिया है। फिर आप समझ लो सिंपल क्या होता है बच्चों। जैसे इसमें क्या होता है, समझना बात को, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको। चलो समझो, अगर फैक्टोरियल n है, ठीक है, तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जो आप लोग समझते हो ना, तो कंटिन्यूड नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाता है। n जो हमारा होता है वो नेचुरल नंबर से होता है या फिर होल नंबर से होता है। तो होल नंबर वो एक्सेप्शन केस में चलता है 0 पे, ठीक है। तो वो चीजें जो है यहाँ पर समझना। अगर मैंने कंसिडर किया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू n, ये n नंबर तक का एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट देता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग समझ सकते हैं, क्या इसको उल्टा करके लिखते हैं। तो ये n के पहले कौन सा नंबर आया होगा, n से जस्ट एक छोटा, उससे जस्ट एक छोटा, तो इसको हम n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 डॉट, हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक्चुअली इतना को आप क्या n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर है, ये 1 टू दिस है, तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n, ठीक है। और ये फैक्टोरियल n माइनस 1, दोनों नोटेशन फैक्टोरियल्स कहीं होता, आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको समझ में आना चाहिए कि ये मैंने कैसे लिखा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है और मैंने क्या किया है, n के जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया और 1 पुट करने से फैक्टोरियल 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 होने से 0 फैक्टोरियल पे वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा मीनिंग ऑफ डिफाइन और एग्जिस्ट की बात हो रही है। जैसे हम लोग जो है 10th में माइनर मिस्टेक करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं चीजों को। हम लोग 10 90 डिग्री पे वैल्यू बच्चों को फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलता है, तो वहां पे एक नया वर्ड सुनता है, क्या कि tan 90 पे वैल्यू टीचर्स बताते हैं भाई साहब ये अनंत होता है हिंदी में, या इन्फिनिटी बोलता है। लेकिन इन्फिनिटी एक फीलिंग वर्ड है, आप फील करो उस नंबर्स को, ठीक है। वो बहुत बड़ा नंबर है,
ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है, आप समझ सकते हो। ठीक है, वो अप्रोच करता है, एक्चुअली वो फिक्स वैल्यू नहीं है, बल्कि उस फीलिंग को महसूस करने के लिए एक मैथमेटिकल्स में नोटेशन दिया गया है, जो आप लोग इन्फिनिटी बोलते हो। ठीक है, वो कोई नंबर नहीं है, वो एक सिंबल है। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इन्फिनिटी हो या फिर हमारा डिफाइन हो या नॉट डिफाइंड, इन सारे चीजों का अलग अलग मतलब निकलता है। अगर डिफाइन हो रहा है तो वो चीजें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कहना है। तो ये कैसे ये समझाना चाह रहा है, जैसे मैंने बताया कि फैक्टोरियल 3 पे वैल्यू क्या होगा, तो आपने कैलकुलेट कर लिया 3 इंटू 2 इंटू 1। और उसी तरीके से जो है मैंने एग्जांपल दिया फैक्टोरियल 30 पे, तो आपने 30 पे आप 1 टू 30 तक का सारे नंबर्स को प्रोडक्ट कर दोगे, तो वो उस तरीके से वो चीजें डिफाइन हो जाएगा। बट मैं यहां से कुछ और भी आपको बताना चाहूंगा। जैसा साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो तो आप डिफाइन है ना, आप डिफाइन कर सकते हो। बट कोसेक कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आप डिफाइन कर पाओगे? तो सीधे कहोगे सर इसका इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। कभी कभी वो चीजें सही होता है कि नॉट डिफाइंड को आप इन्फिनिटी बोल दोगे, ठीक है, लेकिन हर जगह ये बोलना अच्छी बातें नहीं होती है। ठीक है, इन्फिनिटी भी बोल दिया, नॉट डिफाइंड भी बोल दिया, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। नॉट डिफाइंड का मतलब हो गया कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रियल वर्ल्ड में। ठीक है, वो चीजें मेरा कहना है। अब देखो यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, मीनिंग ऑफ डिफाइन और एग्जिस्ट, इफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस और टर्म कैन बी फाइंड देन इट इज सेड डिफाइन और एग्जिस्ट। अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी टाइप का फंक्शंस को अगर हम उसे डिफाइन होने के लिए उसका डोमेन, अब हम लोग फंक्शंस पे जब जैसे ही आते हैं, एक्सप्रेशन जब बात होती है तो जनरली हम लोग पॉलिनोमियल्स फंक्शंस पे बात करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो है हम लोग देखते हैं, डिनोमिनेटर का पार्ट कभी भी उसमें जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस चीज से आगे मिलेगा। ठीक है, बाकी समझो अभी आप, ये सारे के सारे जो है वो डिफाइन है। जैसे 41 का फैक्टोरियल, ये भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, फैक्टोरियल 3 का भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे मीनिंग ऑफ अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, यहां पे मैंने मेंशन किया है अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है, या नॉट एग्जिस्ट या नॉन एग्जिस्टेंस या मीनिंगलेस, इन सारे वर्ड का क्या मतलब होता है? इन सारे वर्ड का अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वर्ड को इंक्लूड करता है, और चीजें बच्चा को वर्ड का इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए आपको वर्ड के बारे में, उसका टर्म के बारे में, उसका वर्ड को डिफिनीशंस क्या होता है, क्या डिफाइन होना चाहिए, एक्चुअल अप्रोच क्या बोलना चाह रहा है ना, इन सारे बातों को आपको पता होना चाहिए। जैसे मीनिंगलेस हो गया तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उस पे बोलते नहीं कि कोई मीनिंगलेस टॉपिक पे क्यों बात करना है, बहस क्यों कर रहे हो, है ना। चलो, इस तरीके से नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई साहब? जो चीज एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, अब ये नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हो, या नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि साइन, चलो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये सारे में ये हमारा डिफाइन है। बट इसका रेसिप्रोकल की बात करें, कॉसेक की बात करें, ठीक है, तो कॉसेक 0 पे ही वो डिफाइन नहीं हो रहा है। चीजें क्यों? क्योंकि साइन जो है 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं, और कॉसेक अर्थात 0 अर्थात डिनोमिनेटर हो गया 0, तो 0 डिनोमिनेटर होना इसका मतलब है वो डिफाइन ही नहीं होगा चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि tan tan 90 डिग्री पे वैल्यू क्या हो रहा है चीजें, तो tan 90 को मैं sin 90 बाई cos 90 लिख सकता हूं, और sin 90 पे वैल्यू 1 होता है और cos 90 पे वैल्यू 0 हो जाता है। समझ रहे हो आप? इसलिए इस केसेस को अप्रोच करते हुए हम डायरेक्ट बोलेंगे ये चीजें अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग आते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस और टर्म कैन नॉट बी फाइंड। मतलब हम किसी भी एक्सप्रेशंस का, ठीक है, या किसी टर्म का वैल्यू को हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे या फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट इज सेड अनडिफाइंड, तब हम उसे क्या कहेंगे, अनडिफाइंड कहेंगे। ठीक है, अर्थात मैंने इस चीज को मैंने इस तरह से एग्जांपल में समझाया है। अब जैसे 2 बाई 0 है, तो ये चीजें क्या है, अनडिफाइंड है, या नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो 0 है। उसी तरीके से क्या आप ये इन्फिनिटी पार्ट बोल सकते हो? तो जनरली बच्चा क्या करता है, सर 2 बाई 0 इन्फिनिटी,
नहीं, ये गलत बात है। ये कभी भी आप इन्फिनिटी के इक्वल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है बच्चों, आप जो सोच रहे हो शायद उससे बड़ा भी, या उससे नेबरहुड में, उसके आसपास में। एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें समझना, 2/0 का मतलब सीधा हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या है, नोट में कुछ चीजें को हम लोग समझेंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, जो बच्चों हम लोग अंश और हर बोलते हैं हिंदी में, है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अंश और हर बोलते हैं। इसलिए मैं लैंग्वेज को हिंदी में भी ज्यादातर यूज कर रहा हूँ, कि ताकि हमारे बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो हैं, कुछ कुछ का माइंड सेट होता है, मेंटेलिटी होता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बोलना ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने हिंदी में हर चीजों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है ना, मैथ्स में, कि भाई चलो प्राकृत संख्या बताओ, है ना, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोल देते हैं। तो बात यहाँ पे वहां पे हर एक चीज को डिफाइन किया गया है हिंदी में। जो आपने लिखा कि भाई साहब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं या बोलते हो, उसी तरीके से हम लोग हर एक टर्म को डिफाइन करने के लिए बहुत सारा वर्ड यूज करते हैं, और बहुत सारे वर्ड को डिफाइन करने के लिए अगेन हमें बहुत सारा सेंटेंस की जरूरत होती है। ये मेरा इस तरीके से होते रहती है चीजें, ठीक है। तो वर्ड पावर होनी चाहिए, वर्ड का मीनिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर जिसको हम लोग हर बोलते हैं, ऑफ एनी एक्सप्रेशंस इज जीरो, देन इट इज नॉट डिफाइंड। जैसे भाई साहब, अगर x बटा वाई है, तो ये डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना हो, ठीक है। जैसे आप मान लो 1/x-1, तो कहोगे इसका डोमेन निकालने के लिए फंक्शन जैसे आप करोगे, तो मान लो कि ये f(x) है दिस, ठीक है। तो ये कहोगे क्या, कि ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात x का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा पूरा R होगा, लेकिन सिर्फ 1 छोड़ के डोमेन हो जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा चीजों को समझेंगे बारीकी ढंग से, ठीक है। फॉर एनी एक्सप्रेशन कैन नॉट बी जीरो, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। जैसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में बात मैं बता रहा हूं, तो ये चीजें क्या है, आप रेशनल फंक्शंस की बात कर सकते हैं, a अपॉन b, तो a जो हो गया पार्ट, ये आपका न्यूमरेटर एंड b आपको डिनोमिनेटर कहोगे, ठीक है। अगर आपने 1/0 लिया तो जनरली हम लोग प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, अगर आप यहाँ पे माइनस ले आओगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे बातों को, छोटी छोटी चीजों को आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल का टर्म आ रहा है, तो रेसिप्रोकल एक्चुअली होता क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें कैसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, तो इसको मैंने a/b को मैंने b/a लिखा, आप एग्जांपल से समझना। 2/3 को हम लोग 3/2 लिखेंगे। अगर 7/2 है, रेसिप्रोकल के लिए दिस का रेसिप्रोकल दिस होगा, और इसका रेसिप्रोकल दिस हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को रेसिप्रोकल किए, ठीक है, एंड अगेन रेसिप्रोकल किए, तो वो चीजें पहले ही अवस्था में आ जाएगा। जैसे नहीं समझ में आ रही है तो आप समझना, आप किसी भी छोटा बच्चा को पैर पकड़ के लटका दो, फिर एक बार फिर करोगे तो फिर वो अपने अवस्था में आएगा ना। मजाक नहीं करते बच्चे लोग को। चलो ठीक है, देखो, करना मत ऐसा। देखो इधर, तो 7/2 को हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/7 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने समझाया है। अगर ये सिर्फ कोई डिजिट है, 2 का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 होगा, इसी को हम लोग 2⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, इतना दिस, ये रेसिप्रोकल इसका, ये इसका रेसिप्रोकल, है ना। अब इसको जो है हम लोग, इसी को एग्जांपल से मैंने समझाया है। अब समझना बातें क्या है, कि अगर हमारा 1/a/b है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है a अपॉन b है, इसका रेसिप्रोकल करोगी तो ये ऊपर में चला जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साहब a/b, और ये 1। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 7/3, और ये हो जाएगा 2। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होकर के 7/6 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/3/27 दिस, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ×
27 डिवाइड बाई 3। आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, करना है तो कर लो। 9 3 जा 27 18 हो गया। समझ रहे हो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट? ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे। हाँ, अब हम लोग आ गए एनसीआर, अब फिर आएंगे एनपीआर में। इसका क्या मतलब है जो समझो। जैसे हम लोग छोटे बच्चे में क्या करते थे, अगर 7 8 में बच्चा पढ़ रहा हो या आपने 7 8 में पढ़ा होगा, तो बच्चों ने क्या किया, चलो आज किसी का बर्थडे, आज किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है या फिर किसी बच्चे का बर्थडे है, तो क्या करते हैं कि मान लो 10 चॉकलेट है, ठीक है। अब चीजें आपके क्लासरूम में 15 विद्यार्थी हैं, 15 स्टूडेंट हैं, बॉयज एंड गर्ल्स आप मान सकते हो कोई भी। अब जिसका बर्थडे है, मान लो कि किसी से उसको नहीं जमता हो, नहीं पढ़ता हो, है ना, उतना मन नहीं मिलता हो, तो कहेगा भाई साहब 5 को जो है ना, 5 लोगों को सिलेक्ट नहीं करेंगे इस बर्थडे सेलिब्रेशन में। तो सिलेक्शन की बात जैसे ही आती है, तब वहां पे हम लोग एनसीआर के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चलो और एग्जांपल देते हैं। मान लो कि आपके क्लास में 15 या 20 स्टूडेंट हैं, उसमें से मुझे 5 लोगों को मूवी दिखाना है, तो कितने तरीके से हम 5 लोगों, उतने 20 लोगों में से जो है हम 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ये नंबर ऑफ वे जो है ना, सिलेक्शंस का जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस जो होता है, वो हम लोग कॉम्बिनेशंस के थ्रू करते हैं, ठीक है। या सिलेक्शन जो होता है, वही चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अरेंजमेंट भी, तो उसका क्या मतलब होता है। तो अभी हम लोग समझते हैं, अगर हमारा, एक चीज आप समझो, क्या अगर हमारे पास, हमारे क्लासरूम में अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हैं, तो क्या हम 15 लोगों को या 11 लोगों को मूवी दिखा सकते हैं? पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। इसका मतलब है जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना के बराबर हम कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं, है ना। 0 तक जा सकते हैं या 1 तक, 1 2 3 इस तरीके से हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे रिस्ट्रिक्शंस पे हम लोग काम करते हैं। एनसीआर का मतलब हम लोग समझते हैं, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सिलेक्शंस या कॉम्बिनेशंस ऑफ आर थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग दिस। इस एनसीआर का मतलब होता है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जो भी चीजें है वो आपको ऊपर में होगा टोटल नंबर। और ये आर जो होता है बच्चों, ये कहता है कि इसमें से मुझे जितना चाहिए उतना ले लो, नीचे में लिख दो, ठीक है। आपको जितना चाहिए उतना नीचे लिख दो, बाकी इसका फॉर्मूला बन गया फैक्टोरियल एन और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन, सॉरी आर, और ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जो चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अब इसको डिफाइन होने के लिए आपको पता है कि फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल आर का मतलब, और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका फैक्टोरियल आपको उससे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या बना कि ये जो अपर सफिक्स होगा, ये जो एन होगा, वो हमेशा आर से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। कभी भी वो लेस देन के लिए कभी भी काम नहीं करेगा, उस केस में डिफाइन ही नहीं होगा। उसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 थिंग आउट ऑफ 3 थिंग्स। 3 ऑब्जेक्ट है जिसमें से आपको 2 लोगों को या 2 ऑब्जेक्ट को चूज करना है या सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसका क्या तरीका होगा? तो ठीक है, यहाँ पे 3 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, आउट ऑफ दिस में से दिस को कर रहा है, यानी 3 से 2 करोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 3, और r का मतलब है फैक्टोरियल 2, और यहाँ से n माइनस आर मतलब 3 माइनस 2 का मतलब हो जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 1। इस फैक्टोरियल 3 को ऐसे लिख देते हैं, और इस 2 को जो है बच्चों 1 इंटू 2 आई इसका 1 हो गया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ वे जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 आया भी है यहाँ पे। चलो, तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, या फिर हमारा बाई जेड हो जाएगा, या फिर जेड एक्स हो जाएगा। चलो आगे हम लोग इस पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम कुछ हम करेंगे, कुछ आप लोग करोगे, ठीक है। हाँ,
जैसा 4C2 है तो 4C2 में आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 4 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू का दिस, ठीक है, 2 इंटू 1, 2 2 जा 4 थी, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये जो हो जाएगा 3 2 जा 6 है ना, 6 आया भी है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है या थिंग है, पर्सन है, समथिंग, जो भी आपको कंसीडर करना कर लो, ठीक है। उसमें से आपको क्या करना है, 4 यानी सॉरी 4 में से आपको 2 लोगों को सिलेक्शन करना है, वही चीजें था। यहाँ से 10 से 2 पे वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 10 से 2 पे आप निकालोगे तो फैक्टोरियल 10 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 10 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 इंटू 8 इंटू सॉरी 9 है ना, इंटू 9 इंटू 8, देख लो नीचे में अरेंजमेंट जो होती है, ठीक है, ये नीचे में सब्ट्रैक्ट होकर के कितने आ रहा है वो चीजें उसके अकॉर्डिंग वहीं पे फैक्टोरियल को रोक देते हैं, तो 2 इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8, तो ये 8 कैंसिल, अब पूरा लिखेंगे, पूरा नीचे भी लिखेंगे, तो क्या मतलब रह गया, हमें कैंसिल ही तो करनी है ना, तो क्यों ना यहीं पे हमने फैक्टोरियल को रोक दिया है ना, और ये हो गया 2 5 है ना, 5 टाइम में, तो 5 9 जा कितना हो जाएगा बच्चों 45 दिस, आप इसे कर सकते हो, ये बनाओगे आप, ये बनाओगे, ये बनाओगे, ये बनाओगे, ठीक है। बट आपका मजे की बात ये है कि 5 नंबर और 6 नंबर मैंने क्या बताया, अपर वाला पार्ट हमेशा अपर रहेगा नीचे वाला से, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये चीजें जो है आपका ये निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, जो कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब ये डिफाइन ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट एनपीआर, मैंने बताया एनसीआर के बारे में एंड अगेन एनपीआर, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो भी मैं आज करूंगा, ठीक है। और एनपीआर का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट या सजावट, है ना। अब भाई साहब इसका क्या यूज होता है सर, परमुटेशन, अरेंजमेंट, चलो इसका बताते हैं मतलब, पहले समझो, ठीक है। कहता है कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 10 है तो उसको आप दो लेकर के, क्या, दो लेकर के कितने तरीके से अरेंज करेंगे, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। इसका एग्जांपल है और भी क्या, जैसे आपके पास, ठीक है, एक रूम है, क्या है, एक रूम है, इन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे जब स्पेशल हम लोग अलजेब्रा में जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए आप, क्या है कि एक रूम है, उसमें 3 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं, बच्चे जो हैं एक ही हैं उस रूम में, तो उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि किस दरवाजा से वो निकले, तो कितना तरीका होगा, इन सारे चीजों को हम लोग को पढ़ना है। अब हमें क्या क्या पढ़ना है, एक डाइनिंग टेबल है, उसमें 5 चेयर है, 5 लोगों को बैठाना है, 2 लोगों को बैठाना है या 3 लोगों को बैठाना है, क्या उससे ज्यादा भी पॉसिबिलिटी है, कि हमेशा कम के लिए ही डिफाइन होता है, समझ रहे हो कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं। चलो फिर हमारा क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप से कि चलो एक हमें क्या बनाना है, माला, कौन सा माला, फूल का माला, समझ रहे हो, जयमाला वाला माला, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लो कि आपके पास 51 फूल है, 51, आपके पास क्या अरेंजमेंट होगा, या 51 फूल में 5 वो पता नहीं वो क्या है, शायद वो डिफेक्टिव है, मतलब वो खराब है, तो उसमें से मुझे क्या तरीका होगा उसे हटाने का, ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में स्टडी करना होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आप, जैसे आप कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स वाले में भी आप अगर कैट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंट्रेंस में आता है, इसलिए आप थोड़ा सा भी ऑनेस्टली आप लोग स्टडी करना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एनपीआर मतलब क्या कहा जा रहा है, प्रेजेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशंस ऑफ और डिफरेंट डिफरेंट थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, है ना।
एन डिफरेंट थिंग में से हमें आर डिफरेंट थिंग का क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एनपीआर, एनपीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन और डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है दिस, ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ टू थिंग्स आउट ऑफ थ्री थिंग्स। तो थ्री थिंग्स जो हो गया बड़ा वाला, यहाँ पे थ्री और पे टू है ना, दिस यानी थ्री का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा थ्री का फैक्टोरियल का मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, और ये वन का फैक्टोरियल का मतलब वन। दिस कैंसिल, अब करो या ना करो बात एक ही है, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा। आप इसका अरेंजमेंट जो करोगे बच्चों, अभी आपने जो सिलेक्शन किया उसे का सीट भी तो इंटरचेंज करोगे ना। चलो ये तरीका से आप अरेंज करोगे। नेक्स्ट है हमारा दिस, परमुटेशंस के लिए कुछ एग्जांपल, कैसे फॉर्मूला वर्क करेगा। तो अभी मैंने बताया एन पी आर के लिए एन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें जो है 7p3 पे आप एग्जांपल लोगे तो n का वैल्यू कितना भाई 7 और r का वैल्यू दिस रखो और सोल्व करो। 7 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल है ना, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू सॉरी 6 इंटू 5 है ना, इंटू 4 का फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे रोक दिया इसलिए क्योंकि नीचे में 4 फैक्टोरियल आ रहा था, इसलिए कैंसिल मैंने करके ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये चीजें हो गया। वही मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि अगर एनसीआर या एनपीआर परमुटेशन या कॉम्बिनेशन को अगर डिफाइन होना है तो आर हमेशा कहां से आएगा बच्चों, होल नंबर से आएगा। और ये आर जो होगा वो साथ में एन से छोटा भी होगा, और एन जो होगा बच्चों वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब ये डब्ल्यू को मैंने बता दिया कि ये होल नंबर है, एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और इस बात को आप लोग डिफाइन करोगे है ना। -2p3 क्या ये डिफाइन होगा, नहीं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये 3c2 दिस, ये हमेशा जो है बच्चों ये छोटा तो है, चलो 3 इज लेस देन है ना, यानी 3 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। बट दिस इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। इसमें क्या है, ये हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग किया, ये भी हमारा होल नंबर से बिलोंग किया, बट यहाँ पे जो कंडीशन बनता है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, बट यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 7, क्या इस बात को सेटिस्फाइड कर रहा, नहीं कर रहा। इस कारण से सारा अपने अपने रीजन से वो डिफेक्ट हो गया, मतलब डिफाइन नहीं हुआ, नॉट डिफाइंड हो गया। फाइनली बोलोगे नॉट डिफाइंड, सर नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग जो है अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसका छोटा छोटा अप्रोक्सीमेशंस के बारे में समझेंगे। छोटा छोटा टर्म आपका माइंड में, आपका टिप्स पे होना चाहिए। अगर ये टिप्स पे नहीं हुआ बच्चों तो जेई का सपना भूल जाओ, समझ गए। हाँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सीरियस में बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी से अच्छे से छोटे छोटे टर्म को पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि ये टॉपिक तो पढ़ना ही नहीं है सिलेबस में, ये होता क्या है, ढूंढते रह जाओगे। इसलिए अच्छा सा हम प्लेलिस्ट बना दिए, आप लोग अच्छे से टॉपिक कवर करते रहो, ठीक है।